हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लास। और आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। और इसके बाद में हम लोग जानने वाले हैं एम्पियर की परिभाषा, क्योंकि एम्पियर की परिभाषा इस फार्मूले पर ही बेस होती है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच में जो बल लगता है, उस बल के फार्मूले पर ही बेस करती है हमारी एम्पियर की परिभाषा। तो आज हम लोग एम्पियर की परिभाषा को भी बखूबी पढ़ने वाले हैं और हम लोग आज इस बल का डेरिवेशन या व्यंजक भी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए हमारे चैनल के बारे में, जिससे आप वो भी यहाँ पर आएँ और अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, मैंने बताया दो समांतर धारावाही तारों के बीच में बल का व्यंजक प्राप्त करना है। आखिर कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम इसे डिराइव करेंगे, आराम से हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें पिछले वाले क्लासेस की, तो पिछली वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी धारावाही चालक पर बल कैसे लगता था या कितना लगता था। ठीक है, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई भी धारावाही चालक यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है क्षेत्र के लंबवत, तो उस पर कितना बल लगता था, हम लोगों ने पढ़ा था F = IBL sin θ। ठीक है, इस फार्मूले को याद में रखते हुए आप इस वाले डेरिवेशन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यहां पर आज के डेरिवेशन को करने के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं। नंबर एक, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू पता होना चाहिए। किसी लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, धारावाही तार है, अगर कोई सीधा लंबा तार है धारावाही, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, इसका व्यंजक आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ओर्स्टेड के प्रयोग में, मैंने पिछले वाली क्लासेस अगर आपने पढ़े होंगी तो आपको ओर्स्टेड का नियम पता होगा। लेसन नंबर 4 की अगर बात करें, अगर इस लेसन की बात करें, तो हमें सबसे पहला वीडियो हमने ओर्स्टेड के प्रयोग पर ही बनाया था। तो ओर्स्टेड का प्रयोग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि यदि कोई वायर है और उस वायर से करंट फ्लो किया जाता है या वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उस वायर में, तो उस वायर के चारों ओर क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये मैंने पहली बात बताई थी, ओर्स्टेड के प्रयोग से ये हमें पता है। ठीक है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अब आपको पता हो गई होगी कि यदि कोई लंबा सीधा वायर है और उसमें करंट फ्लो करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है किसी लंबे सीधे तार के कारण, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उससे हम B = μ0/2π × I/R, ये फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र के मान का। ठीक है, मतलब किसी वायर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, अगर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, μ0/2π × I/R। ये कब होता है, जब सीधा लंबा वायर हो तब। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और अगर उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई धारावाही तार रख दें तो उस पर कितना बल लगता है, यह भी फार्मूला पता होना चाहिए। F = IBL sin θ। ये हमने पिछली ही क्लास में अभी पढ़ा था। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज पीछे से सीरियल से आप क्लास से पढ़िए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी बात है। ये एक फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले आपको पता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल कैसे लगता है। मतलब है दो समांतर धारावाही चालक तार जो हैं वो रखे हुए हैं बहुत ही पास पास में, निर्वात में हो या वायु में हो, कहीं पर रख दीजिए उनको, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उन पर आखिर बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मान लिया एक ये समांतर धारावाही तार है
और एक तार यहां पर इस तरह से रखा हुआ है। हम अगर नाम दे दें तो एक ये CD वायर दे दिया, एक ये PQ वायर दे दिया, ठीक है। इन दोनों तारों को हमने समांतर रखा है निर्वात या वायु में और दोनों में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? दोनों में वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब हमें पता है जब हम इस वाले तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चा आपको एक बात पता होनी चाहिए, यदि हम इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लिया इसमें हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की I1, तो इसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमें यह मालूम है जब भी किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये ऑर्स्टेड के नियम से पता है, ठीक है। तो मतलब इसने अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाया होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक दूसरा तार रखा हुआ है। उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या रखा हुआ है? एक दूसरा तार रखा हुआ है। अब इस तार पर उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हम लोगों ने पिछली वाली ही क्लास में पढ़ा था, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई धारावाही तार रखा होता है तो उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है? बराबर IBL sin थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तार रखा हुआ था, उस तार में वैद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही थी। इस धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना और उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये एक तार रखा हुआ है जिसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पर एक बल लगेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा। बच्चा फील करिए, जब तक आप फील नहीं करोगे, समझोगे नहीं, फिर नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। मैंने क्या बताया? इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब इस तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर एक बल लग रहा है, ठीक है। इस तार पर भी एक बल लग रहा है। अब उस बल की दिशा किधर है? वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है? वो आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है? ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये तो डिपेंड करने वाला है हमारा इन धाराओं पर, मतलब धारा की दिशा किधर है। अगर देखा गया प्रैक्टिकल में कि अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में देखा गया कि दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन यदि तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कर दी जाए, इस तरह से धारा प्रवाहित कर दी जाए, मान लिया ये CD है और ये PQ है और इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित कर रही है, इसमें नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब है यहां पर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा और यहां पर आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि ये एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। ये विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। मान लिया इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा कितनी बह रही है? I2 बह रही है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो क्या इसने चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न किया होगा? इसमें भी तो धारा बह रही है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये वाला तार रखा हुआ है, मतलब इस पर भी एक बल लग रहा होगा इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लग रहा है, इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लग रहा है, मतलब दोनों तारों पर एक दूसरे के कारण बल लग रहा होगा, ठीक है। यहां पर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों बल किधर होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। हम कहने का आकर्षित कर रहे होंगे, वो एक दूसरे की ओर हैं और यहां पर जो बल होंगे वो विपरीत दिशा में होंगे, क्योंकि यहां पर प्रतिकर्षण है तो ये दूर कर रहा होगा और यहां पर आकर्षण हो रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर व्यंजक निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं ये वायर्स के जो बीच की दूरी है वो R है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, ये जो वायर CD है या CD वायर के कारण इस वाले तार के किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये जो वायर जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, पहले ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र इसका है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वाला तार रखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू हमें पता है, B बराबर μ0/2 पाई × I/R। बहुत गला गड़बड़ कर रहा है बच्चा, तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं,
तो एक लाइक कर देना और एक शेयर कर देना, ठीक है अच्छे से। चलो हमने क्या बताया कि इस वाले तार ने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया और उसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये वाला तार रखा हुआ है। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया ये हमें फॉर्मूला पता है। यदि किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है और लंबा सीधा तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है μ0/2π/I/r होता है, ठीक है। तो यहां पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा लिखेंगे PQ के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। लिख देते हैं यहां पर हिंदी में PQ के किसी बिंदु पर CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? CD के कारण, ओके। तो CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ओके, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बार इसको मिटा करके लिख देता हूं यार, क्योंकि ये ठीक है इस तरह से। ध्यान से देखिए, नीचे आपको दिखेगा नहीं शायद, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B1 कह देते हैं भाई। इस वाले तार के कारण है, पहले वाले तार के कारण, इसलिए B1 कह दिया। तो B1 = क्या हो जाएगा? μ0/2π I क्या है? पहले वाले तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, अपान R, दूरी कितनी है? R दूरी है, तो यहां पर R ही करना है। मतलब B1 = μ0/2π/I/R फार्मूला होता था, तो μ0/2π/I की जगह पर I1/R, क्योंकि पहले वाले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इस वाले बिंदु पर, ठीक है। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात कर लिया है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये वाला तार रखा हुआ है, PQ तार रखा हुआ है, तो इस पर बल कितना लगेगा? तो निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण PQ की L लंबाई पर, कितनी लंबाई पर? L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। बच्चा मेरी राइटिंग खराब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, राइटिंग से मतलब नहीं, ठीक है। तो चुंबकीय बल जो होगा वो क्या होगा? F बराबर, फार्मूला होता है F बराबर IBL sin थीटा। क्या होता है? IBL sin थीटा। बच्चा यहां पर हम क्या लिखेंगे? I क्या है? इस वाले तार की अगर हम बात कर रहे हैं तो I कौन सी लेनी है? I2, तो I2 ले लिया। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर जो उत्पन्न हुआ है किसके कारण? इस वाले तार के कारण, और इस वाले तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसको हमने B1 लिखा है, तो B की जगह पर B1 होगा। I2 होगा लेकिन B1 होगा। I2 है, B1 है, ठीक है। IBL sin थीटा, ओके। IBL sin थीटा, यहां पर थीटा को 90 कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहने वाली धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हम कह सकते हैं कागज तल के भीतर की ओर होगी और धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो उनके बीच में 90 कोण होगा, ठीक है। तो यहां पर 90 कर दीजिए। sin 90 का वैल्यू 91 होता है, तो F1 हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा? I2 B1L, sin 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब बच्चा B1 का वैल्यू हम अगर ये वाला रख दें, इक्वेशन अगर 1 इसे मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 F = क्या बन जाएगा? तो F = बनेगा I2 लिखिए, B का वैल्यू रख दीजिए। B1 क्या है? μ0/2π/I1/R, ओके, और इंटू में L। B1 की जगह पर ये रख दिया, इंटू में आगे L था, L लिख दिया। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, F बराबर μ0/2π/I1 ये है और I2 ये है, तो I1/I2/R और इंटू में L कर दिया है। ये फॉर्मूला बन गया। F = μ0/2π/I1/I2/R ये है इस तार की L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। ये तो हमने फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है, लेकिन ज्यादातर ये फॉर्मूला एकांक लंबाई के लिए पूछा जाता है कि तार की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो एकांक लंबाई की जब भी हम बात करेंगे तो L को इसके अपान में लाके रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला L F के अपान में आ जाएगा, तो इक्वेशन आपका बनने वाला है F/L = क्या बन जाएगा? μ0/2π/I1/I2/R। ये जो फार्मूला है
तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमने पिछली वाली क्लास में दो नियम बताए थे। एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बताया था और दूसरा बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम इस बल की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। और बल का फॉर्मूला कितना होगा? तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का फॉर्मूला है F/L = μ0/2π×I1I2/R। ओके, अब हम अगर बात करें कि दोनों तारों में अगर समान धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब जितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उतनी ही धारा इसमें बह रही हो, अगर दोनों में धाराएं बराबर हो तो I1 I2 फिर अलग अलग लिखने की बात नहीं है। I1 I2 का वैल्यू सेम होगा तो I1 को भी हम I लिखेंगे, I2 को भी केवल हम I लिखेंगे। ठीक है, तो यदि दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही हो, लिख देते हैं यहां पर हिंदी में, यदि दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही हो, समान धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, अगर दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसी स्थिति में हम I1 और I2 दोनों को हम क्या कहेंगे? I, मतलब दोनों जगह I लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F/L = μ0/2π इंटू I1 की जगह पर भी I, I2 की जगह पर भी I, अपान में R और I की गुणा क्या हो जाएगी? I²। तो F/L = क्या बन जाएगा? μ0/2π इंटू I²/R। ये एक फार्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी फार्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये याद रहेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए। लेसन नंबर 4 की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें से सीरियल से आपको वीडियोस टॉपिक वाइज मिलते चले जाएंगे। सीरियल से आप वीडियोस देखिए, आपको 100% अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ओके, तो अगर आपने पहला वीडियो अगर इसको देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में लेसन नंबर 4 की प्लेलिस्ट देखिए, आराम से आप समझ पाएंगे। मैंने लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ चैप्टर्स जो हैं, मतलब कुछ टॉपिक हैं, कुछ लेसन्स में छूटे हुए हैं, वो टॉपिक मैं इस समय कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप जाइएगा, लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं एम्पियर की परिभाषा की। एम्पियर की परिभाषा क्या है? एम्पियर की परिभाषा मैंने यहां पर लिख दी है, लेकिन लिखने से पहले या बोलने से पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर एम्पियर की परिभाषा कैसे निकलेगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पर I को 1 कह दें, 1 एम्पियर की अगर बात करें तो 1 एम्पियर के लिए I क्या होनी चाहिए? 1 एम्पियर क्या है भाई? धारा का जो मात्रक होता है वही तो होता है एम्पियर, धारा का मात्रक ही तो एम्पियर है। अगर हम I को 1 कह दें, I को अगर हम 1 कह दें या 1 एम्पियर कहें, तो 1 एम्पियर I को हम कब कहेंगे? जब R भी 1 हो और L भी 1 हो। ऐसी स्थिति में F कितना होगा? ध्यान से देखिए जरा, L अगर 1 है, R 1 है और I 1 है, तो F कितना होगा? ध्यान से देखते हैं, निकालते हैं जरा। F/L क्या है? 1 है, बराबर में μ0 का वैल्यू क्या होता है? μ0 वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, यही तो होता है μ0 का वैल्यू। अपान में क्या हो जाएगा? 2π है, इंटू में I कितना है? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, R कितना है? 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये बन जाएगा F = पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 × 2 10⁻⁷ और इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही, 1/1 से कोई लेना देना है नहीं। मतलब F बराबर कितना होगा? ऐसी स्थिति में F बराबर होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इसका मतलब है 1 एम्पियर धारा कब कही जाएगी? जब निर्वात या वायु में रखे हुए दो परस्पर तार कितनी दूरी पर रखे हों? 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। 1 एम्पियर की वैद्युत धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर तारों में प्रवाहित करने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर कितना
बल आरोपित करे, 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि उसमें एकांक धारा या 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 1 एम्पीयर वैद्युत धारा क्या है, इसकी परिभाषा मैंने यहां पर शब्दों में लिख दी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं क्या है। 1 एम्पीयर वैद्युत धारा वह है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ऋजुरेखीय तारों, ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों, ऋजुरेखीय हैं, लंबे हैं और समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, मतलब हर 1 मीटर की लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक है, तो 1 एम्पीयर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित करती है, 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। अगर इतना बल आरोपित करती है, 1 मीटर की लंबाई पर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर रखे हों अगर तार, और 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करती है, तो उस तार में जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसी धारा को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और एम्पीयर की परिभाषा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या फिर आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगली क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं, तो आप लोग जरूर अगली वाली क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं फिजिक्स और मैथ भी। तो याद रखिए बच्चा, आपको अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत आप वीडियो देख पाएंगे और उससे लाभ उठा पाएंगे। एक बात मैं और आपको जाते जाते बता दूं कि यूपी बोर्ड का हो सकता है सिलेबस कम कर दिया जाए क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम लोगों की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है। अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने अपना सिलेबस कम कर दिया है, 30% के सिलेबस में कटौती की गई है। उसमें क्या क्या कटा है ये भी हम आपको बताएंगे, अगले किसी वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं उसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूं। और यहां पर हमारे यूपी बोर्ड में भी सिलेबस कम होना चाहिए, इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको एक हमारा साथ देना होगा, आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। हैशटैग सिलेबस कम करो के नाम से वीडियो होगा और इसको आप लोग इतना फेमस करिए कि आवाज़ पहुंचे और यूपी बोर्ड का भी सिलेबस कम किया जाए जैसे सीबीएसई बोर्ड का किया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग सहयोग करेंगे और हम कामयाब हो पाएंगे कि सिलेबस कम कराने में। ठीक है, तो हम सभी लोग सोचते हैं क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट सुविधा अभी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जो भी बच्चे हैं वो बेचारे कोचिंग के सहारे हैं या तो फिर स्कूल के सहारे थे, लेकिन स्कूल कोचिंग इस समय नहीं खुल रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट सुविधा है, तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंटरनेट सुविधा अच्छी नहीं है, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सिलेबस जरूर कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए वो सरकार पर डिपेंड है, मिनिमम 30% तो होना ही चाहिए। अगर सीबीएसई बोर्ड कर सकता है तो यूपी बोर्ड को भी कम करना चाहिए, और जैसे ही कम होता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगा और मैं उसमें टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक कम किया गया है सिलेबस से। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।